हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। आज अपन देखेंगे पीडियाट्रिक नर्सिंग के कुछ एमसीक्यूज जो कि इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से, जिसके बारे में अपन डेप्थ में स्टडी करेंगे। बहुत ही बेसिक्स एकदम से क्विक रिव्यू करके उन सबको अपन कंप्लीट करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, जल्दी से देखिए और आंसर देने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन क्या है? अ प्रॉमिसिंग ट्रीटमेंट फॉर द सम चिल्ड्रन सफरिंग फ्रॉम द थैलेसीमिया। किससे रिलेटेड क्वेश्चन है? तो आप सब ने देख लिया कि क्वेश्चन किससे रिलेटेड है, थैलेसीमिया। ऑप्शन ए, थैलेसीमिया के ट्रीटमेंट के बारे में पूछा गया। बोन मेरो ट्रांसप्लांटेशन। ऑप्शन बी, कीमोथेरेपिक एजेंट मतलब कीमो ड्रग देना। ऑप्शन सी, रेडिएशन थेरेपी देना। ऑप्शन डी, स्टेरॉयडल थेरेपी देना। तो यहाँ पे अपन ने देखा था थैलेसीमिया का दूसरा नाम क्या था? कूलीज एनीमिया, यही था ना? और क्या नाम था? तो और एक नाम से जाने देते थे, मेडिटेरियन एनीमिया। ये दो नाम से जानते हैं। चलिए, इतना इम्पोर्टेंट है। इसके बाद इस पेशेंट को क्या होता है? फ्रीक्वेंट ब्लड ट्रांसफ्यूशन की ज़रूरत पड़ती है। किसकी ज़रूरत पड़ती है? फ्रीक्वेंट ब्लड ट्रांसफ्यूशन। क्योंकि जो ब्लड के अंदर जो अल्फ़ा हीमोग्लोबिन और बीटा हीमोग्लोबिन होते हैं, ग्लोबुलिन की चेन किसकी होती है? हीमोग्लोबिन के अंदर ग्लोबुलिन की चेन होती है किसकी? और अल्फ़ा और बीटा की। तो वो क्या होती है? डिफेक्ट होती है। इसमें क्या हो जाता है? डिफेक्ट हो जाता है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है? थैलेसीमिया हो जाता है। अब मेन थैलेसीमिया कितने टाइप का है? थैलेसीमिया 4 टाइप का है। थैलेसीमिया माइनर, थैलेसीमिया मेजर, थैलेसीमिया, अल्फा थैलेसीमिया और बीटा थैलेसीमिया। तो यहाँ पे एक और क्वेश्चन आता है, मोस्ट कॉमन थैलेसीमिया कौन सा है? मोस्ट कॉमन थैलेसीमिया कौन सा है? तो याद रखना, बीटा थैलेसीमिया। इसमें क्या होता है? बीटा ग्लोबुलिन की बीटा चेन, ग्लोबुलिन की बीटा चेन डिफेक्टेड होती है। क्या होती है? डिफेक्टेड होती है। इसलिए अपन कौन सा होता है? बीटा थैलेसीमिया मोस्ट कॉमन होता है। अब फ्रीक्वेंट ब्लड ट्रांसफ्यूशन करना चाहिए। अगर ब्लड ट्रांसफ्यूशन कर लो तो ठीक है। जब ब्लड ट्रांसफ्यूशन 3 दिन के बाद अगला ब्लड ट्रांसफ्यूशन आप नहीं करोगे तो क्या हो जाएगा? उससे फिर ऑक्सीजन डेफिशिएंसी हो जाएगी पेशेंट में। किसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी? ऑक्सीजन डेफिशिएंसी हो जाएगी। तो इसलिए अपन क्या करते हैं इसमें, इसलिए अपन परमानेंट इलाज, इसमें क्या रहेगा? प्रॉमिसिंग ट्रीटमेंट, एकदम परफेक्ट ट्रीटमेंट कौन सा है? प्रॉमिसिंग ट्रीटमेंट पूछा है तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन तो एक ऑप्शन है, लेकिन परमानेंट ट्रीट करना है तो अपन क्या करते हैं? वो ब्लड कहाँ से बनता है? बोन मेरो से। कहाँ से बनता है? सबको पता है, बोन मेरो। तो बोन मेरो का ही क्या कर देंगे? ट्रांसप्लांटेशन कर देंगे। क्या कर देंगे? ट्रांसप्लांटेशन कर देंगे। तो आपका करेक्ट आंसर कौन सा आ गया? ए। समझ में आ रहा है? ओके, वेरी गुड। ये आपका सेकंड क्वेश्चन आपके स्क्रीन में है। सेकंड क्वेश्चन क्या बोलता है? अ चाइल्ड इज डायग्नोज विद बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस, पिंक आई सिंड्रोम। अपन ने देखा था पिंक आई सिंड्रोम। इसमें बल्बार कंजक्टिवा था और कौन सा? पल्पेब्रल कंजक्टिवा था। जब कंजक्टिवाइटिस मतलब क्या होता है? पिंक आई सिंड्रोम। और क्या बोल सकते हैं? इन्फ्लामेशन, इन्फ्लामेशन ऑफ कंजक्टिवा, कंजक्टिवा का इन्फ्लामेशन हो जाना। जब ये हो जाए तो आपको क्या नहीं करना है? ये पढ़ना बिल्कुल नहीं भूलना, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। वॉश द हैंड फ्रिक्वेंटली करना है, क्लीन आई एस प्रिस्क्राइब करना है, गिव आई ड्रॉप एस प्रिस्क्राइब। आई ड्रॉप जब भी डालेंगे तो ये मान ली आपकी आई है तो आई ड्रॉप हमेशा लोअर लीड, कहाँ पे डालना है? लोअर लीड पे। ये चीज़ ध्यान रखना है। और यहाँ पे क्या करना है? प्रेशर ओवर लैक्रिमिनल डक्ट, लैक्रिमिनल डक्ट पे क्या करना है? 3 सेकेंड के लिए प्रेशर अप्लाई करना है, ताकि जो आई ड्रॉप है वो क्या कर ले, आई ड्रॉप आपका एब्जॉर्ब हो जाए। ठीक है, क्लियर है? तो ये क्या नहीं करना है पूछा है, तो शेवर टावल्स एंड वॉश क्लॉथ, इससे क्या होगा? इन्फेक्शन स्प्रेड हो सकता है और ये नहीं करना है। तो अपना आंसर कौन सा हो गया? सी इज़ द करेक्ट आंसर। क्लियर है? सी इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, गुड, क्लियर हो रहा है। बहुत इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट अपना इंपॉर्टेंट, आप सबने देखा था कि अबगार स्कोर एक इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है? अबगार स्कोर एग्जाम के दृष्टिकोण से हर बार इंपॉर्टेंट है। वर्जीनिया अबगार, डॉक्टर वर्जीनिया अबगार ने बनाया था। किसने बनाया था? कहीं पूछ ले तो किसने बनाया था? डॉक्टर वर्जीनिया
अपकार। कितने कंपोनेंट होते हैं? तो नाम से APGAR, अपीयरेंस, पल्स, ग्रीमेस, एक्टिविटी और प्रेस्पिरेशन। तो आपको किस लिए करते हैं अपन? चेक करने के लिए, रेस्पिरेटरी एफर्ट चेक करने के लिए। न्यूबॉर्न के क्या चेक करने के लिए करते हैं? रेस्पिरेटरी एफर्ट चेक करने के लिए। यहाँ पे एम्स का लेवल का क्वेश्चन सीधा ऐसा नहीं पूछा जाएगा। एम्स में कंडीशन पूछ ली जाएगी कि भैया इसकी तो पूरी बॉडी ब्लू है, यहाँ से एक ले लिया, हार्ट रेट लेस देन 100 बीट्स पर मिनट है, नो रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई एंड सम मूवमेंट प्रेजेंट, एंड और क्या है, वीक एंड स्लोली ब्रीथिंग है। तो अपगार स्कोर में स्कोर कितना है? तो आप देख लिए यहाँ पे 0 1 0 1 1, मतलब यहाँ पे स्कोर कितना हुआ? आपका स्कोर कितना हुआ? 3 स्कोर हुआ। स्कोर कितना हुआ? 3। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है क्या चीज़, टोटल स्कोर कितना होता है? 10। मैक्सिमम स्कोर, मिनिमम स्कोर 0 होता है। मिनिमम स्कोर यहाँ पे 0 होता है, 0 इज़ द मिनिमम। अब याद रखना 7 to 10 कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, पेशेंट नॉर्मल है। 4 to 6 की तरफ, 4 to 6 माइल्ड डिप्रेशन, मॉडरेट डिप्रेशन, मॉडरेट डिप्रेशन, नीड ट्रीटमेंट, नीड ट्रीटमेंट, इसको ट्रीटमेंट देना है। और अगर 8 से ज़्यादा है, मतलब कहने का मतलब लेस देन 4 है, लेस देन 4 मतलब 0 to 3 के बीच में आ रहा है, तो रिससिटेशन करेंगे। क्या करेंगे? रिससिटेशन। क्लियर है? कोई डाउट किसी को है तो आप बता देना। तो अपगार स्कोर में क्या पूछा जाएगा? तो याद रखना, ये आपको याद होना चाहिए कि भाई अपीयरेंस क्या होगा, ब्लू पूरी बॉडी है तो आपको 0 स्कोर देंगे। एक्रोसाइनोसिस, इसे क्या बोलते हैं? हाथ पैर पीले नीले पड़ जाना, क्या बोलते हैं? एक्रोसाइनोसिस। एंड कोई ब्लू कलरेशन नहीं है तो टोटल 2 स्कोर। हार्ट रेट 100 से ऊपर है तो 2 स्कोर। स्नीजिंग, कफिंग एंड पुलिंग अवे व्हेन स्टिमुलेट, 2 स्कोर। एक्टिविटी एक्टिव है तो 2 स्कोर। स्ट्रॉन्ग क्राई है तो 2 स्कोर। ऐसे अपन को स्कोर देना है। और ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पीडियाट्रिक की दृष्टि से, और यहाँ पे एग्ज़ाम में पूछा जाता है। एम्स के लेवल में पूछे तो इस लेवल में यहाँ पे रेंज आपको दी जाएगी, कौन सा कितना है, अच्छे से आपको पढ़ा दिया गया है। आपको आई होप आपको समझ में आ गया होगा, और कोई डिफ़िकल्ट है नहीं कि कोई आपको समझ में नहीं आए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वाइटल साइन इज नॉट इंक्लूडेड इन अपगार स्कोर? अपगार स्कोर में कौन सा वाइटल साइन इंक्लूडेड नहीं है? कलर, रेस्पिरेशन और मसल टोन, ठीक है। टेम्परेचर है क्या? टेम्परेचर इंक्लूड नहीं है, तो आपका टेम्परेचर इज द करेक्ट आंसर हो गया। वेरी गुड, क्लियर हो रहा है ना? किसी को कोई डाउट? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन में है, व्हेन फिजियोलॉजिकल जॉइंटिस अपीयर इन बेबी? बेबी में फिजियोलॉजिकल जॉइंटिस कब अपीयर होता है? ये है आपका क्वेश्चन, बहुत ही इजी है। फिजियोलॉजिकल जॉइंटिस, जॉइंटिस को क्या बोलते हैं? सबसे पहले जॉइंटिस को क्या बोलते हैं? हाइपर बिलीरुबिनेमिया, हाइपर बिलीरुबिनेमिया बोलते हैं। क्लियर है? और क्या बोलते हैं? नियोनेट में होता है इक्टेरस नियोनेट्रम, क्या बोलते हैं? इक्टेरस नियोनेट्रम बोलते हैं। इसमें क्या हो जाता है? येलोइश डिस्कलरेशन, स्किन क्या हो जाती है बच्चे की, नियोनेट की, येलो हो जाती है। क्लियर है? ओके, वेरी गुड। इसमें क्या होता है? प्रीटर्म बहुत मोस्ट इफेक्टिवली कौन होता है? प्रीटर्म बेबी। जो प्रीटर्म बेबी होते हैं वो प्रोन होते हैं क्या? प्रीटर्म बेबी, मतलब इन्फेक्शन के चांसेस प्रीटर्म में क्या होते हैं? ज़्यादा होते हैं। अब जॉइंटिस यहाँ पे दो टाइप बताया गया है। नॉर्मल एक बार देख ले अपन कि नॉर्मल बिलीरुबिन कितना होता है। नॉर्मल बिलीरुबिन देखें तो अपना देखें नॉर्मल बिलीरुबिन तो 0.3 to 1.2 mg/dl, 0.3 to 1.2 mg/dl होता है। और अभी एम्स एक बार नागपुर में क्वेश्चन आ गया था कि मोर देन 2 mg/dl हो जाए तो क्या कंसिडर एज ए जॉइंटिस? कंसिडर एज जॉइंटिस आप में और मुझ में इन एडल्ट। क्लियर है?
एडल्ट के अंदर है, ये किसके अंदर है, एडल्ट के अंदर। और नियोनेट में देखें मोर देन 5 mg/dl हो जाए तो क्या हो जाता है, जॉन्डिस इन नियोनेट, नियोनेट के अंदर जॉन्डिस कहलाता है। ये दोनों चीज़ें याद रखना, एम्स नागपुर में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अब दो चीज़ें आपको देखनी थी, फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस और पैथोलॉजिकल जॉन्डिस। कौन कौन सी जॉन्डिस, फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस होता है और पैथोलॉजिकल जॉन्डिस होता है, तो उसके बारे में अपन डेप्थ में देखें, फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस एंड पैथोलॉजिकल जॉन्डिस। ओके, तो अब देखें कि आपका ये तो आ गया पैथोलॉजिकल, एंड फिजियोलॉजिकल। तो पैथोलॉजिकल जॉन्डिस और फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस में दो चीज़ें क्लियर है कि ये क्या होता है, एट बर्थ, एट बर्थ होता है। कौन सा पैथोलॉजिकल जॉन्डिस, मतलब किसी ड्यू टू और विथिन 24 आवर्स, 24 घंटे के अंदर, ड्यू टू एनी डिसीज, और कहने का मतलब कोई भी एनी डिसीज या किसी प्रॉब्लम के अनुसार। फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस अपीयर एट सेकेंड डे एंड डिसअपियर, अपने आप रिजॉल्व हो जाता है एट 7 डे, 7वें दिन क्या हो जाता है, अपने आप रिजॉल्व हो जाता है। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका पैथोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल। दो डिफरेंस है, ये विदिन 24 आवर्स होता है और ये दूसरे दिन में होता है। इसमें यूजुअली क्या होता है, ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है, ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है, और ये क्या होता है, ऑटोमेटिक रिजॉल्व हो जाता है। ओके, इसमें ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस देखें तो अपन देखो फोटोथेरेपी, क्या देखें, ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस देखें तो अपन यूजुअली देखते हैं, क्या देखते हैं, फोटोथेरेपी। और फोटोथेरेपी करता क्या है, फोटोथेरेपी अब यहाँ पे देखें तो फोटोथेरेपी करता क्या है, तो आप सब बताएंगे सर फोटोथेरेपी क्या करता है, कि फोटोथेरेपी तो क्या करता है कि जो अनकॉन्जुकेटेड बिलीरुबिन है, क्या है, अनकॉन्जुकेटेड बिलीरुबिन को किस में कन्वर्ट करता है, फोटोथेरेपी। ट्रीटमेंट में क्या है, फोटोथेरेपी, और ये फोटोथेरेपी क्या कर रहा है, इट कन्वर्ट अनकॉन्जुकेटेड बिलीरुबिन इनटू कॉन्जुकेटेड, मतलब इनसोल्यूबल बिलीरुबिन को क्या करता है, सोल्यूबल बिलीरुबिन में कन्वर्ट करता है। ये क्या है, सोल्यूबल, ये क्या है, इनसोल्यूबल। क्लियर है, तो ये हो गया फोटोथेरेपी। और बाद में क्या हो जाएगा, सोल्यूबल में कन्वर्ट होने के बाद क्या हो जाएगा, एक्सक्रीशन बॉडी से, फ्रॉम बॉडी से बाहर निकल जाएगा। क्लियर है। अब जो फोटोथेरेपी देंगे, फोटोथेरेपी उसकी लाइट कौन से कलर की होगी, तो ब्लू फ्लोरोसेंट। कितनी लाइट होती हैं, तो ऑलमोस्ट 6 लाइट होती हैं। ठीक है, कितना सेंटीमीटर हाइट, डिस्टेंस कितना सेंटीमीटर होना चाहिए, डिस्टेंस फ्रॉम बॉडी तो कितनी होनी चाहिए, 45 सेंटीमीटर, ताकि स्किन को कोई हार्म ना करे, स्किन को क्या करे, कोई हार्म ना करे। क्लियर है, ओके। जब बिलीरुबिन, और बिलीरुबिन का छोड़िए, चलो कॉम्प्लिकेशन इसका देख लें। कॉम्प्लिकेशन क्या है, इसका मेन कॉम्प्लिकेशन है ब्रॉन्ज बेबी सिंड्रोम, ब्रॉन्ज बेबी सिंड्रोम। एक आपने सुना होगा ग्रे बेबी सिंड्रोम, ग्रे बेबी सिंड्रोम। ग्रे बेबी सिंड्रोम किसकी वजह से होता है, जल्दी से बताइए। तो एक ड्रग का साइड इफेक्ट है क्लोराम फेनिकोल। देख लिया, ग्रे बेबी सिंड्रोम किसका साइड इफेक्ट है, तो आपने क्या देखा, क्लोराम फेनिकोल का। क्लियर है, तो ये आपका क्लियर हो गया। आपका फोटोथेरेपी के बारे में बता दिया। नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, तो बेबी का क्या हो जाए, कवर आई एंड
जेनाइटल, ठीक है, नहीं तो क्या हो सकता है, कॉर्नियल अल्सर डेवलप हो सकते हैं, ठीक है। कवर आई जेनाइटल एवरी 2 आवरली, एवरी सेकेंड आवरली, पोजीशन चेंज करनी है, क्लियर है। ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी है, और फीडिंग तो करना ही है विद इन एवरी 2 आवरली, क्लियर है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस अपीयर कब होता है, एट बर्थ, ऑन सेकंड वीक, सेकंड डे, फर्स्ट वीक। तो आपका करेक्ट आंसर कौन सा हो गया, ऑन सेकंड डे इज द करेक्ट आंसर, वेरी गुड। चलिए ये अपना आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग फोंटानेली इन चाइल्ड फर्स्ट क्लोज। फोंटानेली के बारे में क्वेश्चन पूछे तो अपने दिमाग में 2 फोंटानेली मेन आने चाहिए, कौन कौन से, एंटीरियर और पोस्टीरियर। एग्जाम में हमेशा यही पूछता है, एंटीरियर फोंटानेली देखें और पोस्टीरियर फोंटानेली देखें तो एंटीरियर कब क्लोज होगा, 1.5 ईयर, और पोस्टीरियर 1.5 मंथ में। याद रखना ये चीज़, एक है 1.5 ईयर और एक होता है 1.5 मंथ में क्लोज होता है। मतलब ये 18 मंथ हो गए और ये क्या हुए, 6 वीक। कितने हो गए, एंटीरियर 18 मंथ में और पोस्टीरियर कब क्लोज होता है, तो आपका 6 वीक में होता है। तो वे फर्स्ट क्लब कौन सा क्लोज होता है, तो आपको ओसिपुटल, कौन सा, ओसिपुटल। पोस्टीरियर फोंटानेली कहाँ पे होता है, लैम्बडा में होता है, इसे लैम्बडा बोलते हैं। कौन से शेप का होता है, ट्रायंगुलर शेप। कौन से शेप का होता है, ट्रायंगुलर। और कहाँ पे पाया जाता है, ऑक्सीपुट। कहाँ पे पाया जाता है, ऑक्सीपुट के अंदर। कहाँ पे, पोस्टीरियर, पोस्टीरियर टू स्कल, स्कल के पोस्टीरियर भाग में। चलिए नेक्स्ट अपन देखेंगे डोज कैलकुलेशन। पीडियाट्रिक में जो डोज कैलकुलेशन के फॉर्मूला है उसके बारे में अपन लिटिल बिट डिस्कस करेंगे। अगर पीडियाट्रिक का डोज कैलकुलेशन के बारे में क्वेश्चन आता है तो टू कैलकुलेट द डोज ऑफ द मेडिसिन इन द चाइल्ड विच फॉर्मूला इज चूज। तो पीडियाट्रिक में 3 फॉर्मूला होते हैं, यंग रूल, क्लार्क रूल और फ्राइड रूल। ये देखिए, पहला फ्राइड रूल, यंग रूल, क्लार्क रूल। तो इसका करेक्ट आंसर तो आपका डी हो गया क्योंकि ये तीनों होते हैं। अब क्वेश्चन कभी कभी आता है कि पीडियाट्रिक में चाइल्ड में वेट के बेस पे कौन सा फॉर्मूला यूज होता है, तो याद रखना वेट के बेस पे पूछे तो कौन सा, क्लार्क का फॉर्मूला। क्या याद रखना है, क्लार्क। क्लियर है, क्लियर है, क्लार्क का। ओके, अगर 12 साल के नीचे बच्चे का यूज करें तो ये आपका यंग फॉर्मूला आएगा। और फ्राइड रूल्स से भी अपन कैलकुलेट करते हैं एज इन मंथ अपॉन 100। कैसे कैलकुलेट करते हैं, एज इन मंथ अपॉन 100 इंटू एडल्ट डोज। इस टाइप से अपन कैलकुलेट करते हैं। कौन सा फॉर्मूला, तो कौन सा फॉर्मूला करते हैं, फ्राइड फॉर्मूला। कौन सा वाला फॉर्मूला करते हैं तो सबको क्लियर होगा, फ्राइड। तो 3 मेन फॉर्मूला है। फ्राइड मैन ने दिया था पहला, यंग ने दिया था सेकंड, एंड थर्ड किसने दिया था, तो क्लार्क ने दिया था। ठीक है, थर्ड किसने दिया था, तो क्लार्क ने दिया था। क्लियर है। अब यहाँ पे क्वेश्चन एक और बनता है कि 1 साल से छोटा है, क्या बनता है, लेस देन 1 ईयर, लेस देन 1 ईयर है तो कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, तो फ्राइड। आप देख लीजिए क्यों, क्योंकि एज इन मंथ दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, एज इन मंथ दिया हुआ है। क्लियर है। और 1 साल से 12 साल का बच्चा है, 1 साल से 12 साल का बच्चा है तो अपन कब कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, तो यंग का वाला फॉर्मूला। ठीक है, कौन सा फॉर्मूला, यंग फॉर्मूला। और ऑल एज में चेक करना है, ऑल एज, सभी एज के लिए अगर डोज कैलकुलेशन करना है तो कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, तो क्लार्क का फॉर्मूला। क्लियर है, याद रहेगा, फ्राइड्स का फॉर्मूला, यंग का फॉर्मूला, क्लार्क का। लेस देन 1 ईयर का बच्चा है तो एज इन मंथ अपॉन 115 टू एडल्ट डोज। अगर 1 से 12 साल का बच्चा है, एज इन ईयर्स, मतलब मान लो 3 साल का बच्चा है, 3 अपॉन एज इन ईयर, 3 + 12 इंटू एडल्ट डोज। ठीक है, इस टाइप से अपन को कैलकुलेट करना है। समझ में आ रहा है। तो ये एक फार्मूला आप जस्ट थोड़ा सा देख लीजिए ताकि आपको याद हो जाए और एग्ज़ाम में अगर कहीं पूछ ले तो आप उसका आंसर कर सको। बहुत बेसिक चीज़ें, इतना रटने की ज़रूरत नहीं है, बस खाली नज़र घुमा लो ताकि कहीं ऐसा पूछ ले तो आपके दिमाग में रहे। इन प्रीमेच्योर लेबर, कौन सा लेबर है, प्रीमेच्योर लेबर, मतलब बच्चा कौन सा पैदा होगा, प्री टर्म। प्री टर्म का मतलब कैसा है, लेस देन 37 वीक।
कितना है, लेस देन से 37 वीक से पहले पैदा हुआ है, 37 वीक से पहले पैदा हुआ है, तो उसमें क्या होगा, लंग क्या होते हैं, इमेच्योर होते हैं। लंग्स क्या होते हैं, तो लंग्स इमेच्योर है, सबको पता है। तो उसके लिए कौन सी ड्रग देते हैं, डेक्सामेथासोन। क्लियर है ना, सबको याद होगा। क्यों, क्योंकि डेक्सामेथासोन किस लिए हेल्प करता है, लंग्स मैच्योरिटी, लंग्स की मैच्योरिटी करना है। तो ये आपका क्लियर है। ऑक्सीटोसिन क्या है, ऑक्सीटोसिन कॉन्ट्रैक्शन को इंक्रीज करता है। मैग्नीशियम सल्फेट प्रीक्लेम्पशिया में देते हैं। टेस्टोस्टेरोन यहाँ पे रिलेशन नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन में है, विल्म्स ट्यूमर इज द ट्यूमर ऑफ, पहले डिस्कस कर चुके हैं। इसका करेक्ट आंसर क्या है, किडनी। इसको क्या बोलते हैं, तो नेफ्रोब्लास्टोमा। क्लियर है, विल्म्स ट्यूमर का एक और नाम क्या है, तो नेफ्रोब्लास्टोमा। बहुत इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट, नॉर्मल बर्थ वेट कितना है, नॉर्मल बर्थ वेट कितना है, तो नॉर्मल बर्थ वेट सबको पता था 2.5 to 3 kg। ठीक है, 2.5 to 3 kg। लेस, लो बर्थ वेट किसे बोलते हैं, लो बर्थ वेट किसे बोलते हैं, लेस देन 2.5 kg को बोलेंगे लो बर्थ वेट। वेरी लो बर्थ वेट बेबी किसे बोलेंगे, लेस देन 1.5 kg। एक्सट्रीमली लो बर्थ वेट बेबी किसे बोलेंगे, तो लेस देन 1 kg। क्लियर है, याद रखना ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते, नॉर्मल बर्थ वेट, हाइट, सब चीज़ें पूछी गई है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, चाइल्ड कब स्टार्ट करता है, क्या, ब्रश करना। ब्रश करना बच्चा कब शुरू करता है, ये है आपका क्वेश्चन। तो आप सबको पता है चाइल्ड स्टार्ट टू ब्रश 8-3 ईयर, क्योंकि अपन ने डिस्कस कर चुके थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वैक्सीन, विच ऑफ द फॉलोइंग वैक्सीन, विच ऑफ द फॉलोइंग वैक्सीन इज गिवन टू इंट्राडर्मल। इंट्राडर्मल एक ही देते हैं, सबको पता है कौन सी, BCG। कब देते हैं, 8 बर्थ, 8 बर्थ। और कौन सी देते हैं, तो हेपेटाइटिस B 0 डोज। और कौन सा, OPV का 0 डोज। क्लियर है, BCG इंट्राडर्मल देते हैं, किसके साथ डाइल्यूट करते हैं, तो NS। याद रखना, NS के साथ डाइल्यूट करते हैं, मिजल के साथ डाइल्यूट नहीं करते BCG। क्लियर है, डोज कितना देते हैं, तो 0.05 ml। बाकी सब 0.5 है, BCG 0.05 है। कब, 8 बर्थ। अगर बर्थ के बाद कभी भी देते हैं तो उसको 0.1 ml से देंगे। क्या देंगे, 0.1 ml 28 डेज। क्लियर है, ओके। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि आप इंटेलिजेंट बच्चे हो, बहुत दिन से तैयारी कर रहे हो। गुड, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म, तो चिकन पॉक्स। चिकन पॉक्स का कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म क्या है, चिकन पॉक्स का कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म क्या है, तो वॉरिसेला जोस्टर। क्या है चिकन पॉक्स का कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म, वेरिसेला जोस्टर। क्लियर है, वेरिसेला जोस्टर। अगर स्मॉल पॉक्स के बारे में पूछें तो आपका आएगा वेरियोला। क्या आएगा, वेरियोला। तो इसमें चिकन पॉक्स में क्या करते हैं, एक तो प्लियोमॉर्फिज्म इज प्रेजेंट, और वेसिकल कहाँ प्रेजेंट होते हैं, अपीयर फर्स्ट ऑन ट्रंक। कहाँ पे, ट्रंक में होते हैं, देन ऑल बॉडी, बाद में पूरी बॉडी पे होते हैं। एक्सेप्ट कहाँ पे नहीं होते हैं, पाम एंड सोल पे प्रेजेंट नहीं होते हैं। क्लियर है, तो इसमें कहाँ सेंट्रीपेटल प्रेजेंट होते हैं, कैसे दिखते हैं, सेंट्रीपेटल। क्लियर है, ओके गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, डेफिशिएंसी ऑफ द विटामिन डी इन चिल्ड्रन। चाइल्ड में पूछा है विटामिन डी डेफिशिएंसी, ये हो गई एडल्ट में और ये हो गई चाइल्ड में। तो एडल्ट में जो होती हैं उसे बोलते हैं ऑस्टियोमलेशिया, और चाइल्ड में जो होती है उसे क्या बोलते हैं, रिकेट्स। सबको याद है, बार बार अपन डिस्कस कर चुके हैं। मुझे नहीं लगता इसमें कोई भी घुमा फिराने वाली चीज़ है, सिंपल सी चीज़ पूछी हुई है। नेक्स्ट अपन पूछ लें ORS के बारे में, कहीं पूछ लें ORS क्या पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन ORS के बारे में बता दिए
कि ORS के कंपोनेंट क्या होता है, ORS का फुल फॉर्म क्या है, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट, ठीक है, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट है ये। तो इसका टोटल कितना 21 ग्राम के ऑलमोस्ट टोटल होता है 21 ग्राम के हिसाब से। तो इसके कंपोनेंट कौन से होते हैं, NaCl, KCl, हाइड्रोजन और शुगर, NaCl, KCl, हाइड्रोजन, शुगर और सोडियम सिट्रेट, NaCl, NaHCO3 और शुगर होता है NaCl, KD, MgHCl। तो आपका दिख रहा है इसमें इमेज में सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम सिट्रेट, डेक्सट्रोज और एक्सीपिएंट की जगह अपन वाटर कर देंगे H2O। तो आपका कितना हो गया टोटल, कौन सा करेक्ट आंसर हो गया, तो B इज़ द करेक्ट आंसर। ध्यान रखना अगर डोज पूछ लें तो सोडियम क्लोराइड 2.6 है, पोटेशियम क्लोराइड मतलब KCl ये है 1.5, सोडियम सिट्रेट ये है 2.9, शुगर या फिर डेक्सट्रोज ये हो गया आपका 13.5 और टोटल आपका हो गया कितना, अगर कैलकुलेट करें तो 21 के ऑलमोस्ट टाइप हो जाता है, ठीक है, 21 ग्राम का पैक होता है। तो बी इज़ द करेक्ट आंसर। वेरी गुड, सबका क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इन चिल्ड्रन विच डिसीज ड्यू टू प्रोटीन डेफिशिएंसी, प्रोटीन डेफिशिएंसी, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, PEM आपने पढ़ा होगा। तो यहाँ पे क्या पूछा, खाली प्रोटीन की डेफिशिएंसी पूछा है, तो आपको टिप ऑफ द टंग होना चाहिए क्वाशियोरकर। सिम्टम क्या होते हैं, तो मेनली ओडिमा प्रेजेंट होता है, ये चीज़ देखनी है, ठीक है, इसमें वेट लॉस नहीं होता है। अब ये क्वाशी और मरेस्मस देखे तो प्रोटीन एनर्जी एंड माल न्यूट्रिशन देखे तो ये आ गया मरेस्मस, लेकिन यहाँ पे खाली प्रोटीन पूछा है तो क्वाशियोरकर में कौन सा साइन प्रेजेंट होता है, तो फ्लैग साइन। कौन सा साइन प्रेजेंट होता है, फ्लैग साइन, याद रखना है, छोटी छोटी चीज़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्कमसिशन इज यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ, सर्कमसिशन किसमें, एपिस्पीडियासिस, हाइपोस्पीडियासिस, क्लेफ्ट लेफ्ट और फिमोसिस। एपिस्पीडियासिस कहाँ पे होता है, डोर्सल सरफेस, मतलब ये पेनिस है तो यहाँ पे कहाँ पे होता है, ऊपर की ओर यूरेथ्रल ओपनिंग होगा, ये पेनिस है मान लो, तो डाउन की साइड होगा, इसे क्या बोलेंगे, वेंट्रल सरफेस को, इसमें हाइपोस्पीडियासिस। नेक्स्ट क्लेफ्ट पैलेट, आपको पता था पैलेट जब ओपनिंग हो, फीमोसिस जब स्किन ग्लैंड्स पेनिस से रिट्रैक्ट नहीं कर सकते, इसे बोलेंगे, क्या बोलेंगे, फीमोसिस। तो इसे में ही सर्कमसिशन करते हैं अपन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन में है, CPR देंगे, कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन, कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन करते हैं, उसमें यूजुअली एडल्ट में रेशो चेक करें तो 5:1 है, याद रखना। और किसका, कार्डियक कंप्रेशन और ब्रीथिंग का, ठीक है, 5:1। और अगर चाइल्ड में देखें तो याद रखना इसका रेशो है 3:1। सो 3:1 इज़ द करेक्ट आंसर, क्योंकि अपन ने क्या देखा है, इन्फेंट, किसमें, इन्फेंट में, क्लियर है। तो ए इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन में है, टेटनस टैक्सोइड का प्रेग्नेंट लेडी को कितने डोज दिया जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो 2 डोज, कितने डोज देते हैं, तो 2 डोज। गैप कितना होना चाहिए, गैप 1 मंथ का गैप होना चाहिए, 1 मंथ ड्यूरेशन बिटवीन फर्स्ट एंड सेकेंड डोज। फर्स्ट और सेकेंड डोज में 1 मंथ का ड्यूरेशन होना चाहिए, सबको पता है। चलिए क्लियर है, वेरी गुड। नेक्स्ट अपन देखें हार्ट ऑफ चाइल्ड विथ टेट्रालजी ऑफ द फैलेट, कि चाइल्ड में जो हार्ट का शेप होता है वो कैसा होता है। टेट्रालजी ऑफ द फैलेट अपन सब ने देखा था कि नहीं देखा था, कि किसी को कोई डाउट है टेट्रालजी ऑफ द फैलेट, ठीक है। टेट्रालजी ऑफ द फैलेट में हार्ट किस शेप का होता है, तो मैंने एक ही चीज़ याद रखने को बोला था कि आपको टिप ऑफ द टंग होना चाहिए, एक ही वर्ड याद रखना कि बूट शेप का होता है,
किस शेप का? अपन जो शूज़ पहनते हैं ना, बूट शेप का। क्लियर है? ये देखो, उसे क्या बोलते हो? ओलिग्लेसेमिक ग्लैमिक चेस्ट एक्सरे भी बोलते हैं। ये देखिए, ये बूट भी बना हुआ है आपको एग्जाम्पल देने के लिए। तो बूट शेप हार्ट होता है, शेप होता है किसका? एक्सरे। किसमें? टेट्रालॉजी ऑफ द फैलेट। याद रहेगा? याद रहेगा क्या? किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। और ये क्या है? मोस्ट कॉमन साइनोटिक हार्ट डिसीज। मोस्ट कॉमन साइनोटिक हार्ट डिसीज। याद रखना, मोस्ट कॉमन साइनोटिक हार्ट डिसीज। तुरंत टेट्रालॉजी ऑफ फैलेट याद रखना है। टेट्रालॉजी ऑफ फैलेट में एक्सरे कैसा रहेगा? तो तुरंत बूट शेप का याद रखना है। ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे, सुपरफिशियली स्टडी कर रहे हैं अभी, है ना। एक्सोप्थेलमस, अगर आंखें इस तरह की सी गोली जैसी हो तो किस में होता है? तो ये होती है हाइपरथायरॉयडिज्म। किस में प्रेजेंट होती है? हाइपरथायरॉयडिज्म। इसका मतलब क्या है? हाइपर सिक्रेशन ऑफ द थायरॉयड ग्लैंड। हाइपर सिक्रेशन ऑफ द थायरॉयड ग्लैंड। चलिए, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कम्युनिकेबल डिसीज। कम्युनिकेबल डिसीज का मतलब क्या है? एक दूसरे को स्प्रेड कर सके। तो कौन सी कम्युनिकेबल डिसीज नहीं है? पोलियो, डिप्थेरिया, पेप्टिक अल्सर, हेपेटाइटिस। पोलियो तो फैलता है फीको ओरल रूट से। कहाँ से? फीको ओरल रूट। डिप्थेरिया किससे फैलता है? ड्रॉपलेट। हेपेटाइटिस ब्लड बोन। और एज पर द इट्स टाइप, कौन से टाइप का है उस पर भी डिपेंड करता है। ये भी फैलता है, लेकिन पेप्टिक अल्सर नहीं फैलता है। पेप्टिक अल्सर का पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है हीमोफिलस एच पाइलोरी। क्या है? हीमोफिलस पाइलोरी। हीमोफिलस नहीं है, हीमोफिलस है क्या? हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। याद रखना, ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो कहीं हीमोफिलस पाइलोरी राइट मत कर देना। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन में क्रिप्टोर्चिडिज्म मतलब क्या होता है? तो आप सबको दिखाया था यहाँ पे जो टेस्टिस होते हैं, तो एक टेस्टिस की गोली एब्सेंट होती है। ठीक है, तो इसे क्या बोलेंगे? क्रिप्टोर्चिडिज्म। ये होता है यहाँ पे एब्डोमिनल कैविटी में। ठीक है, फिर वो धीरे धीरे यहाँ आना चाहिए। तो इस प्रोसीजर को क्या बोले? ऑर्चिडोप्लेक्सी। इसको खींच के यहाँ तक लाने वाला। ठीक है, तो इसे क्या बोलते हैं? क्रिप्टोर्चिडिज्म। अनडिसेंट टेस्टिस। क्या बोलते हैं? अनडिसेंट टेस्टिस। क्लियर है? एनलार्जमेंट और इन्फ्लामेशन ऑफ द टेस्टिस को क्या बोल रहे हैं? ऑर्चाइटिस। क्या बोलते हैं? ऑर्चाइटिस। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आ गए तो आपके तो मौज आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन। इन द फॉलोइंग विच इज क्लासिकल हीमोफीलिया। हीमोफीलिया को क्या बोलते हैं? रॉयल्स डिसीज। और क्लासिकल कौन सा है? तो हीमोफीलिया ए। दो टाइप के हैं, पहला है क्लासिकल, दूसरा है क्रिसमस। इसमें किसने फैक्टर 8 की कमी से हो जाता है, ये फैक्टर 9 की कमी से हो जाता है। ठीक है, कौन सी स्पोर्ट्स एक्टिविटी के लिए बोलते हैं? स्पोर्ट्स खेलने के लिए बोलेंगे तो स्विमिंग। कौन सा जॉइंट ब्लीडिंग होगी? तो कौन सा जॉइंट मोस्ट इन्वॉल्वमेंट है? तो नी जॉइंट। और आप सबको पता है नी जॉइंट इज द लार्जेस्ट जॉइंट ऑफ आवर बॉडी। क्लियर है? और ये कब क्लोटिंग फैक्टर कब इंजेक्ट करने चाहिए? क्लोटिंग फैक्टर कब देने चाहिए? तो बिफोर एक्टिविटी। कोई एक्टिविटी करने वाले हैं, कोई बड़ी स्पोर्ट्स एक्टिविटी, तो उससे पहले इंजेक्ट कर दें ताकि उसके ब्लीडिंग ना हो। तो ये हो गया हीमोफीलिया के बारे में छोटी मोटी चीज़ें जो आप सबको पता हुई हैं, सबने डिस्कस की, अपन क्विक रिव्यू करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक पूछा है आईसीडीएस। आईसीडीएस क्या है? फुल फॉर्म पूछ सकता है, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंटल स्कीम। क्या है? इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंटल स्कीम। और ये कब आई थी? तो 1975 में आई थी। कब आई थी?
1975 में। क्लियर है, याद रहेगी। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, रूमेटिक हार्ट डिसीज। रूमेटिक हार्ट डिसीज हर बार पूछा जाता है, सबको क्लियर है। रूमेटिक हार्ट फीवर या रूमेटिक हार्ट डिसीज ग्रुप किसकी वजह से होता है? ग्रुप ए बीटा हीमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस। ये है क्या है? कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म। तो इसमें सिम्टम होते हैं, कौन सा क्राइटेरिया है? जॉन्स क्राइटेरिया। जॉन्स साहब ने क्राइटेरिया दिया था, कौन कौन से? मेजर क्राइटेरिया और माइनर क्राइटेरिया। तो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है मेजर क्राइटेरिया में क्या आता है और माइनर क्राइटेरिया में क्या आता है। तो याद रखना, माइनर में क्या आता है याद रख लो। एक तो फीवर आता है, कोई इन्वेस्टिगेशन के बारे में पूछा तो वो बढ़ जाती है, चाहे CRP हो, ESR हो, ECG के बारे में बताया तो प्रोलॉन्ग PR इंटरवल, और फीवर की हिस्ट्री। फीवर आ जाता है माइनर क्राइटेरिया में। तो कौन सा नहीं है? एक्सेप्ट के बारे में पूछा है तो प्रीवियस रूमेटिक फीवर। ठीक है, कार्डाइटिस, अर्थराइटिस और कोरिया आप देख लीजिए। कार्डाइटिस सबसे ज़्यादा कॉजेटिव है, कोरिया है, और कौन सा है? तो अर्थराइटिस। क्लियर है। और एरिथमा मार्जिनेटम भी है और स्किन नोड्यूल भी है। क्लियर है। ओके, तो ये हो गया आपका रूमेटिक फीवर। और ड्रग ऑफ चॉइस देखें, अपन देख लें, ड्रग ऑफ चॉइस देख लें तो कौन सी है? कौन सी ड्रग ऑफ चॉइस है? ड्रग ऑफ चॉइस कौन सी है? तो सबको पता है कौन सी अपन ड्रग देते हैं। तो कौन सी देते हैं अपन? पेनिसिलिन। किसी को कोई डाउट है? पेनिसिलिन देते हैं। चलो गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। कौन सी ऐसी डिसीज है दैट कैरेक्टराइज बाय मस्कुलर रिजिडिटी लॉक, जो रेसियस सार्डोनिकस और ओपिस्टोटोनस? कौन सी डिसीज में ये सब आता है? इसे क्या बोलते हैं? धनुषाकार एक्टिविटी। ऐसा वास्तव में करता है पेशेंट, ओपिस्टोटोनस। ओपिस्टोसम बोलते हैं। और ये मसल की एक्टिविटी क्या हो जाता है? स्ट्रेच हो जाती है। इसे क्या बोलते हैं? रेसियस सार्डोनिकस। क्लियर है। तो ये किस में पाया जाता है? ये है क्वेश्चन, तो याद रखना किस में पाया जाता है? टेटनस में। और क्या इसके एडिशनल क्या होता है? जॉ लॉक। क्लियर है। ओके, ये इस पे इमेज पूछ सकता है, याद रखना, ओपिस्टोटोनस। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन में है, फ्लैसिड पैरालिसिस। क्या क्वेश्चन है? फ्लैसिड पैरालिसिस, ट्राइपॉइड साइन, फीवर, नोजिया एंड वॉमिटिंग एज द फीचर ऑफ मेनिंजाइटिस, पोलियो, डिप्थेरिया, एंट्रिक फीवर। तो किस में होते हैं? पोलियो। किस में होते हैं? तो याद रखना कि ये किस में होते हैं? पोलियो में। ये तीनों सिम्टम किस में पाए जाते हैं? तो सबको पता है सर ये सिम्टम किस में पाए जाते हैं? तो ये सिम्टम पाए जाते हैं पोलियो में। कौन कौन से? फ्लैसिड पैरालिसिस, ट्राइपॉइड फीवर, ट्राइपॉइड साइड फीवर, नोजिया और वॉमिटिंग। दो टाइप के होते हैं, नॉन पैरालाइटिक, इसमें फ्लू लाइक सिम्टम होते हैं, और पैरालाइटिक जिसमें पैरास्थेसिया, मेनिंजाइटिस, पैरालिसिस, वीकनेस ऑफ द आर्म, ये सब चीज़ें पाई जाती हैं पोलियो की। ठीक है, क्लियर है। बहुत इंपॉर्टेंट है, पोलियो पे क्वेश्चंस बन सकता है। कौन से रूट से ट्रांसमिशन होता है? तो आप सबको पता है पोलियो कहाँ से ट्रांसमिट होता है? फीको ओरल रूट। मतलब इसके जो पोलियो वायरस किस में पाया जाता है? फीसस में। किस में पाया जाता है? फीसस, मतलब स्टूल ऑफ पेशेंट के स्टूल से ट्रांसफ़र हो सकता है एक पेशेंट से किस में? दूसरे पेशेंट में। क्लियर है। किसी को कोई डाउट है तो बता दीजिए, क्योंकि बहुत इजी है और ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है ना। ऐसे क्वेश्चंस को याद रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बार बार बताएं तो ऐसे क्वेश्चंस आए हैं एग्ज़ाम में। ओके चलो ठीक है, ये हो गया पोलियो आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें, कॉम्प्लिकेशन ऑफ द फोटोथेरेपी इन न्यूबॉर्न। न्यूबॉर्न्स के अंदर कौन सा कॉम्प्लिकेशन है फोटोथेरेपी का? एक्सेप्ट, पढ़ा नहीं ना ये, हाइपोथर्मिया, रेटाइनल डैमेज, ट्रॉन्स बेबी सिंड्रोम और हाइपरथर्मिया। तो अगर फोटोथेरेपी देंगे, ब्लू फ्लोरेसेंट लाइट रहती है,
ये क्या करती है, अनकॉन्जुगेटेड को किस में कन्वर्ट करती है, कॉन्जुगेटेड। क्लियर है, अनकॉन्जुगेटेड को कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन है, ठीक है, बिलीरुबिन है। क्लियर है, इसमें लाइट कितना सेंटीमीटर ऊपर रखी जाती है, 40 to 45 सेंटीमीटर, ठीक है। लाइट कितनी होती है, तो 6 लाइट लगी होती है ब्लू कलर की। क्लियर है, 6 लाइट लगी होती हैं। और क्या चीज़ याद रखनी है, इसको कॉम्प्लिकेशन देखें तो ब्रॉन्ज बेबी सिंड्रोम, और क्या है, आइज़ को रेटाइनल डैमेज कर देती है, इसलिए अपन क्या करते हैं, आई पैचेस लगा के रखते हैं। और जेनाइटल्स में डैमेज कर सकती है, इसलिए वो भी कवर करके रखते हैं। और क्या है, हाइपरथर्मिया कर सकता है। क्या नहीं करता है, क्या नहीं करता है पूछा है, तो ये हाइपोथर्मिया नहीं करता है। ए इज़ द करेक्ट आंसर। कौन सा करेक्ट आंसर है, ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रेस्ट मिल्क सिक्रीटेड ड्यूरिंग द फर्स्ट 3 डे आफ्टर द डिलीवरी। फर्स्ट 3 डे आफ्टर डिलीवरी के बाद कौन सा होता है, मेकोनियम फर्स्ट स्टूल पास, सबको पता है। कोलेस्ट्रम वीनिंग मतलब सेमी सॉलिड फूड स्टार्ट करना, ये कब स्टार्ट करते हैं, तो ऑलमोस्ट 6 मंथ में स्टार्ट करते हैं। एनग्लेसी बुक में 4 मंथ भी लिखा हुआ है, लेकिन ऑलमोस्ट 6 मंथ ही करेक्ट माना है सबने। मलिना ब्लड इन स्टूल, कौन सा ब्लड होता है, तो ओल्ड ब्लड है, ठीक है, पुराना। फ्रेश ब्लड को हेमेटोकेजिया बोलते हैं। और इसका करेक्ट आंसर क्या है, 3 डेज़ के अंदर कौन सा मिल्क आता है, तो कोलेस्ट्रॉम। मिल्क के अंदर क्या रहता है, तो कोलेस्ट्रॉम, और उस मिल्क को क्या बोलते हैं, कोलेस्ट्रॉम। इन द फॉलोइंग विच डिसीज इज नॉट ट्रांसमिटेड बाय द ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। कौन सी डिसीज ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से नहीं ट्रांसमिट होती है, ये पूछा गया है। मीजल्स, डिप्थेरिया, हेपेटाइटिस बी और चिकन पॉक्स, तो सबको पता है मीजल्स, डिप्थेरिया और चिकन पॉक्स तो फैलती है। हेपेटाइटिस बी ब्लड बोर्न है ट्रांसमिशन। कैसे ट्रांसमिशन होता है, तो ब्लड बोर्न ट्रांसमिशंस हैं, या यूज्ड नीडल यूज़ करने के से होता है। और हेपेटाइटिस बी का अदर नेम क्या है, तो सीरम हेपेटाइटिस। क्या बोलते हैं, सीरम हेपेटाइटिस। इंक्यूबेशन पीरियड देखें तो 6 to 24 मंथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन में है, एट विच एज चाइल्ड कैन यूज बाई सिलेबल लाइक मामा और बाबा। मामा और बाबा कब बोलेगा, तो 9 मंथ में। कब बोलेगा, तो 8 9th मंथ। विच ऑफ द फॉलोइंग कम्युनिकल डिसीज इज ऑल्सो नोन एज जर्मन मीजल। कौन सी डिसीज को जर्मन मीजल बोलते हैं, ये है क्वेश्चन। तो जर्मन मीजल्स मम्स, रूबेला, डिप्थेरिया और परटेस्टिस। जर्मन मीजल्स किसे बोलते हैं, रूबेला को किसे बोलते हैं, रूबेला। और मीजल्स किसे बोलते हैं, मीजल्स का पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म कौन सा है, तो रूबियोला। क्लियर है, रूबेला को क्या बोलते हैं, तो जर्मन मीजल्स। ओके, सो बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉमनली यूज्ड थेरेपी फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द थंब सकिंग। जो थंब सकिंग करते हैं बच्चे, इसके लिए ट्रीटमेंट के लिए कौन सी थेरेपी यूज़ करती है, तो फ्लडिंग, एवर्जन, मिल्यू और साइकोथेरेपी। तो एवर्जन थेरेपी यूज़ करते हैं। कौन सी, एवर्जन थेरेपी, ठीक है। इसमें क्या, थंब पे अनप्लेसेंट समथिंग अनप्लेसेंट कोई भी एप्लीकेशन कर देते हैं, तो उससे क्या हो जाएगा, बेबी क्या कर देगा, थंब से थंब सकिंग एक्टिविटी को भूल जाएगा, एक्टिविटी बंद कर देगा। क्यों, क्योंकि क्या होगा, अनप्लेसेंट या फिर क्या होता है, कड़वा उसका टेस्ट होता है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। ड्यूरिंग fetal life which structure is turned from the right atrium to left atrium। ये तो हार्ट है, तो राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम के बीच में
यहाँ पे ब्लड कहाँ से ट्रांसफ़र होगा, इन दोनों के बीच में, यहाँ से यहाँ पे ब्लड जाएगा, उसको कौन से उसमें से हो जाएगा, तो याद रखना किससे जाएगा, फोरामिन ओवले। किससे जाएगा, फोरामिन ओवले। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के दृष्टिकोण से। नेक्स्ट देखें पीडीए पैटर्न डक्टस आर्टरियोसिस में एबनॉर्मल कम्युनिकेशन का, यहाँ देख लीजिए इन दोनों के बीच में यहाँ पे कम्युनिकेशन है, ये वाला, ठीक है। किस में होता है, तो ये है क्या है, पल्मोनरी आर्टरी, और ये क्या है, एओर्टा। क्या है, एओर्टा। तो पल्मोनरी आर्टरी और एओर्टा के बीच में जो कनेक्शन होता है उसे क्या बोलते हैं, पीडीए पैटर्न डक्टस आर्टरियोसिस। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द साइनोटिक हार्ट डिसीज। कौन सी साइनोटिक हार्ट डिसीज है, तो आपका आंसर क्या रहेगा, विच वन इज द साइनोटिक हार्ट डिसीज। साइनोटिक हार्ट डिसीज कौन सी है, चलिए जल्दी से बताइए। तो आपको सबने देखा था कि मैंने असाइनोटिक हार्ट डिसीज में आप सबको बोला था सीधा क्या याद रखना है, आपको सीधा क्या याद रखना है, तो आपको असाइनोटिक हार्ट डिसीज पूछ ले, कौन सी असाइनोटिक पूछे तो सीधा आपका वीएसडी वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट पूछे, साइनोटिक पूछ ले तो टेट्रालॉजी ऑफ फैलेट, टेट्रालॉजी ऑफ द फैलेट याद करना है, वो सबको पता है। अब इसमें टेट्रालॉजी ऑफ द फैलेट है क्या, नहीं है। अब टेट्रालॉजी ऑफ फैलेट में 4 डिसऑर्डर थे, कौन से थे, फर्स्ट दिखे ओवर राइडिंग ऑफ एओर्टा, पहला क्या, ओवर राइडिंग ऑफ एओर्टा नहीं है। सेकंड देखे पल्मोनरी स्टेनोसिस, थर्ड देखें तो राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी, और लास्ट 4 देखें अपने तो कौन सी है, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। तो आपका करेक्ट आंसर कौन सा हो गया, पल्मोनरी स्टेनोसिस कौन सी है, साइनोटिक हार्ट डिसीज। क्लियर है। साइनोटिक हार्ट डिसीज में क्या हो जाएगा, लेफ्ट टू राइट ब्लड होगा, कैसे, लेफ्ट टू राइट साइड की ओर ब्लड आएगा तो साइनोसिस हो जाएगा। क्या ये है क्या, नहीं, राइट टू लेफ्ट साइड में ब्लड जाएगा, राइट साइड में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड में जाएगा तो साइनोसिस होगा। तो डी इज द करेक्ट आंसर, वेरी गुड। याद रखना ये छोटी छोटी चीज़ें, ओवर राइडिंग ऑफ द एओर्टा, पल्मोनरी स्टेनोसिस, राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी और वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपने जब 3rd ईयर में पीडियाट्रिक पढ़े होंगे ये चीज़ बार बार रटी होगी लेकिन अब भूल गए। फॉर मेजरिंग टेम्परेचर इन इन्फेंट प्रिफरेबली साइट कौन सी होती है, तो एक्सिलरी साइट यूज़ करते हैं। कौन सी साइट यूज़ करते हैं, एक्सिलरी साइट। वाइल टेकिंग टेम्परेचर रेक्टल रूट चिल्ड्रन थर्मोमीटर शुड बी इंसर्टेड हाउ मच, तो याद रखना कितना इंसर्ट करना चाहिए, तो ऑलमोस्ट 1 इंच तक इंसर्ट करना चाहिए। कितना इंसर्ट करना चाहिए, तो 1 इंच तक। चलिए वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, स्मॉल पॉक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट और नया क्वेश्चन है आपके लिए, फ्रेश क्वेश्चन लाया। स्मॉल पॉक्स वैक्सीन वाज गिवन बाय विच रूट, तो इंट्राडर्मल, सबक्यूटेनियस, सैक्रिफिकेशन और इंट्रामस्कुलर। तो याद रखना सैक्रिफिकेशन से देते हैं। कैसे देते हैं, यहाँ पे एक नीडल देख रही होगी, ये नीडल यहाँ पे बाइफर्कुएटेड होते हैं। क्या होते हैं इसमें, एक नीडल में ऐसे 2 होते हैं, तो इससे क्या करते हैं, इसमें वैक्सीन में डुबोते हैं नीडल और यहाँ पे बार बार मतलब दबाते रहते हैं जब तक ब्लड नहीं आए तब तक। तो इसे क्या बोलते हैं, सैक्रिफिकेशन। सी इज़ द करेक्ट आंसर स्मॉल पॉक्स के लिए। याद रहेगा ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ द नियोनेटल डेथ। नियोनेटल डेथ के लिए मोस्ट कॉमनली कौन सा कॉज है, तो नियोनेटल या फिर इन्फेंट पूछा जाए, 1 साल से छोटा बच्चा, तो उसमें डेथ का मेन कारण क्या है, प्री मैच्योरिटी, प्रीटर्म बोले, प्री मैच्योरिटी बोले, मतलब लेस देन 37 वीक प्रेगनेंस है, लो बर्थ वेट बेबी है, ये सब चीज़ें एक ही है। ठीक है। नेक्स्ट अगर देखें अंडर 5 की मोर्टालिटी में पूछ ले, ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अंडर 5 की मोर्टालिटी में पूछे तो निमोनिया सबसे पहला क्या है, निमोनिया। सेकंड आपका आता है डायरिया।
याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द इपिनेफ्रिन, इपिनेफ्रिन्स या फिर एड्रीनालिन का कॉन्सेंट्रेशन कितना होता है? किसमें न्यू बोर्न में पूछा है, न्यू बोर्न में पूछे तो याद रखना कितना आपका आंसर होना चाहिए। न्यू बोर्न्स में पूछे तो क्या याद रखना है, 1:10,000 होगा कि क्या होगा न्यू बोर्न में? चलिए जल्दी से बताइए, न्यू बोर्न्स में क्या याद रखना है अपन को? इन्फेंट और न्यू बोर्न्स में आपका रखना है 1:10,000। कितना रखना है? 1:10,000। तो सी इज़ द करेक्ट आंसर, 1:10,000। और एडल्ट, एडल्ट और चिल्ड्रन, ये टिल इन्फेंट तक, एडल्ट और चिल्ड्रन में 1:1000 का रेशो रखना है। फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। एडिमा इज इम्पोर्टेंट क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन चाइल्ड सफरिंग ऑफ द क्वाशियोरकर। चाइल्ड में क्वाशियोरकर है और एडिमा सबसे मोस्ट क्या है, इंपॉर्टेंट साइन होता है। क्यों होता है एडिमा? तो आप सबने सुना होगा, कौन सा? प्लाज्मा प्रोटीन के नाम से। प्लाज्मा प्रोटीन में होता है, एक होता है एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, फाइब्रिनोजन, प्रोथ्रोम्बिन। तो जो एल्ब्यूमिन होता है उसका होता है मेंटेन द प्लाज्मा ऑनकोटिक प्रेशर। क्या करती है ये? मेंटेन करती है। क्या करती है? मेंटेन करती है प्लाज्मा ऑनकोटिक प्रेशर। जब ये मेंटेन करना बंद कर दे, मतलब ये डिक्रीज हो गया, हाइपो एल्ब्यूमिनिमिया हो गया, तो क्या होता है? उडीमा, उडी बाबा, क्या होता है? एडिमा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? हाइपो एल्ब्यूमिनिया, ए इज़ द करेक्ट आंसर। क्लियर है? बहुत ही अभी तक अच्छे अच्छे क्वेश्चन अपन ने देखे हैं, टॉपिक वाइज हैं, सब अलग अलग क्वेश्चन हैं और बहुत अच्छे तरीके से आपको पता भी चल गया होगा। चलिए नेक्स्ट अपन देखें, कुछ टिपिकल चीज़ें पढ़ लेते हैं। आपने सबने देखा था, आपने सबने देखा था, क्या देखा था? एक्रोसाइनोसिस। एक्रोसाइनोसिस क्या कहलाता है? हैंड एंड फीट, लिम्ब, अपर एंड लोअर में साइनोसिस हो जाता है, उसे क्या बोलते हैं? तो उसे बोलते हैं एक्रोसाइनोसिस। क्लियर है? अपन ने एक पढ़ा था डिप्थेरिया। डिप्थेरिया का कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म क्या है? कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थेरी। कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थेरी है, करेक्ट है। और इसमें जो ऑल्सो किस टाइप के बैसिलस होते हैं? क्लेब्स, लोफलर। कौन कौन से होते हैं? क्लेब्स, लोफलर, बैसिलाई, ये आ गया। क्लियर है? और एक इसमें फॉल्स मेम्ब्रेन बनती है, फॉल्स ग्रे मेम्ब्रेन इन ओरल म्यूकोजा, याद रखना। ये किस में होता है? तो कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थेरी में होता है। किस में होता है? कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थेरी में होता है। चलो नेक्स्ट, क्लियर है? याद रहेगा? विडाल टेस्ट किस में करते हैं? विडाल टेस्ट, विडाल टेस्ट किस में करते हैं? तो सबको पता है, टाइफाइड फीवर। और टाइफाइड फीवर में कैसा डायरिया होता है? पी सूप डायरिया। टाइफाइड फीवर में कौन सी ड्रग यूज़ करते हैं? सिफ्ट्राइक्सोन। कौन सी ड्रग यूज़ करते हैं? सिफ्ट्राइक्सोन। एक अपन टेस्ट है डिक टेस्ट। डिक टेस्ट किस में करते हैं? स्कारलेट फीवर। इसमें टेम्परेचर 102 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज़्यादा होता है। ठीक है। शिक टेस्ट, शिक टेस्ट, शिक टेस्ट किस में करते हैं? शिक टेस्ट किस में करते हैं? तो किस में करते हैं? डिप्थेरिया। शिक टेस्ट किस में करते हैं? डिप्थेरिया। और मोन्टॉक्स टेस्ट आप सबको पता है किस में करते हैं? टीबी की जांच करने के लिए करते हैं। किसकी जांच करने के लिए करते हैं? तो टीबी की जांच करने के लिए करते हैं। एन्यूरेसिस, एनकोप्रेसिस के बारे में अपन देख चुके हैं पहले, इसमें कोई डाउट है नहीं।
ठीक है, और अपन इम्पोर्टेंट चीज़ क्या देखें, टेम्परेचर अपन जो रेक्टल से चेक करते हैं वो कोर बॉडी टेम्परेचर है, कौन सा होता है, तो कोर बॉडी टेम्परेचर कहलाता है। टाइफॉइड में सबसे मोस्ट कॉमन कौन सा ऑर्गन अफेक्टेड होता है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन। नेक्स्ट अपन देखें मोस्ट कॉमन सेरेब्रल पाल्सी, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ सेरेब्रल पाल्सी। सेरेब्रल पाल्सी का मोस्ट कॉमन टाइप कौन से है, तो इसके बहुत सारे टाइप है, इसमें मोस्ट अपन को याद रखना है स्पास्टिक। कौन सा होता है, स्पास्टिक सेरेब्रल पाल्सी, याद रखना कौन सा वाला, स्पास्टिक सेरेब्रल पाल्सी। क्लियर है, बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जो चीज़ें याद रखनी है और एग्जाम पर्पस के लिए ये सब इम्पोर्टेंट है। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच टू अटेंडिंग द क्लास।